तो हम लोग कल इंक्लूसिव ग्रोथ डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार उसको रिकैप करते हैं। कल एक दो लोग एब्सेंट भी थे। तो दो टॉपिक्स दरअसल आपके सिलेबस के हैं। वन इज योर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सेकेंड इज इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ। कल हमने समझाया भी था, लेक्चर भी दिया था, फिर से एक बार रिकॉल करते। ठीक है, तो क्या होता है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, कौन बताएगा? कोई स्टार्ट करे तो फिर हम शुरू करें। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ओके, नहीं ऐसे आंसर नहीं। हाँ, when we include all the section of, this could be the better answer. Converted into development. Okay, ठीक, और ट्राई करो इन दिस दी सोसाइटी। और कोई समावेशी विकास, तो कल मैंने मोदी जी का डायलॉग बताया था आपको, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास का मतलब ही होता है समावेशी विकास। मतलब दिस इज आवर प्राइम टारगेट, दिस इज द एम। भारत सरकार का ये लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य हमारा नया नया है, आजादी से ये लक्ष्य था इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th और 12th 5 ईयर प्लान जब आगे आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे, मैं उसमें लिखाऊंगा 11th 5 ईयर प्लान टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, 12th 5 ईयर प्लान टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इस पर ज्यादा बेहतर काम करना शुरू किया, समावेशी विकास। तो समावेशी विकास सरकार का एक ऐसा लक्ष्य है, एक ऐसा टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां सरकार समाज के सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहती है। द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता है दैट बीजेपी इज टोटली एंटी मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? मतलब बीजेपी का यह लक्ष्य है कि मुसलमानों को हम भारत के विकास से अलग रहे, बट इट्स नॉट ट्रू। समझ रहे? वो अलग बात है कि बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियंस ऐसा पॉलिटिकल कमेंट देते रहते हैं, वो अलग की बात है। कि बिहार के किसी नेता ने कह दिया कि बिहार में अगर बीजेपी हार जाएगी तो मुसलमान पटाखे जलाएंगे वगैरह वगैरह, या योगी ने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो सब राजनीतिक रूप से प्रेरित है। बट देखिए, इन डेमोक्रेसी जब कोई सरकार बन जाती है तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। आप समझ रहे? क्योंकि यू आर द प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर द सीएम ऑफ द स्टेट। तो आप कभी ऐसे नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल हिंदुओं को ही मकान मिलेगा, मुसलमानों को मकान नहीं मिलेगा। ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपके सेटअप में ये परमिसिबल नहीं है, या किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में दिस इज नॉट परमिटेड। भारत में हमारे क्या गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ता है। इसीलिए हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है। पाकिस्तान में संविधान है बट संविधानवाद नहीं है। तो संविधानवाद का मतलब होता है देयर आर सर्टेन चेक एंड बैलेंसेस फॉर द गवर्नमेंट, कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। वन थिंग। सेकेंड थिंग, वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे क्या न्यायपालिका, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, इतनी ताकतवर हो गई है कि वो सरकार के ऊपर चेक लगाती रहती है कि तुमने ये काम गलत किया, तुमने ये काम सही किया, रिपोर्ट मांग लेगी न्यायपालिका। तो गवर्नमेंट चाह करके भी सेक्शंस के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। राजनीतिक रूप से मैं बिल्कुल मानता हूं चुनाव जीतने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे वोटों का पोलराइजेशन हो सके। तो अभी अभी देखिए, अजीत डोभाल साहब 2-3 दिन पहले कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से उन्होंने मुलाकात की। कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, बिजनेसमैन की फेस टू फेस मीटिंग हुई अजीत डोभाल से। तो अजीत डोभाल कौन है? ही इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। भाई एनएसए हैं भारत के, और आज से नहीं है, जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तभी से वही एनएसए हैं। और मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद अगर कोई ब्यूरोक्रेट है इस समय तो वो अजीत डोभाल ही है। आंख, नाक, कान मोदी के सब वही है। सारा प्लानिंग 370 से हटाना, 370 से लेकर के ईरान के मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर, सारे मुद्दे पर आ जाए।
सारी चीजें किसने हैंडल की हैं? सब अजीत डोभाल। बात समझ रहे? तो प्राइम मिनिस्टर ने अजीत डोभाल से ही कहा होगा, अजीत डोभाल ने अपने मन से तो ये काम किया नहीं हो। तो अजीत डोभाल ने भी सारे मुसलमानों को, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया 2-3 दिन पहले, अखबार में भी था, जिसका बेसिक मोटिव क्या था कि जो गैप बन रहा है सरकार और मुस्लिम कम्युनिटी में, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मुसलमान गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर पाता, उसको लगता है कि बीजेपी टारगेट करती है मुसलमानों को, सारे बुलडोजर मुसलमानों के ही घर पे गिरेंगे, समझ रहे, मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। तो अजीत डोभाल साहब ने मीटिंग करके उनसे यही सारी बातें की, बताइए आप आपकी कम्युनिटी के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कुछ फीडबैक वगैरह। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गवर्नमेंट कभी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेगी। मतलब ये कि हम आपको आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि संविधान धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं देता, ये उनके शब्द हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हम आपको खुश करने के लिए आरक्षण दे भी दे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि संविधान कहता है धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आपको खुश करने के लिए कि बीजेपी प्रो मुस्लिम है, हम आपको कह तो दे ठीक है हम आपको आरक्षण देंगे धर्म के नाम पर, बट ये हम जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर करके वॉइड डिक्लेयर कर देगा, नल एंड वॉइड। तो आप हमसे ये उम्मीद ना लगाइए कि हम आपको आरक्षण देंगे, जो और अपोजिशन पार्टीज कहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपके डेवलपमेंट के लिए हम काम बिल्कुल कर रहे हैं और करते हैं। तो इसीलिए आप सरकार की योजनाओं में आप देखेंगे, उज्ज्वला योजना हो, कोविड वैक्सीन हो, या कोरोना की वैक्सीन जब लगी तो क्या उसमें लिखा हुआ था दैट दिस वैक्सीन इज ओनली फॉर हिंदूज? मुसलमानों ने नहीं लगवाया, उन्होंने भी लगवाया। या उसमें लिखा था ये वैक्सीन केवल पुरुषों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है, सबके लिए बराबर था। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट चाह करके भी ऐसा काम नहीं कर सकती इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। बात समझे आप? तो गवर्नमेंट मानती है कि हम इस देश का विकास तभी कर पाएंगे जब समाज के सभी वर्ग के लोग इस देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेंगे। द वन थिंग। सेकेंड थिंग कि हमें स्पेशली उन सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। समझ गए? जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, जैसे SC, ST, OBC, महिलाएं, स्पेशली वुमेन। ठीक है, SC, ST, OBC वो तो खैर है ही है। क्योंकि विकास की दौर में पीछे क्यों रह गए? क्योंकि जो लोग आगे थे, जिनके पास संसाधन थे, जब देश का डेवलपमेंट शुरू हुआ, वो रेस में आगे दौड़ गए, वो रेस में आगे दौड़ गए। जो लोग कमजोर वर्ग के थे वो रेस में आगे दौड़ नहीं पाए, वो पीछे रह गए। तो गवर्नमेंट कहती है हम इसको विकास नहीं मानते कि एक तरफ हम देखते हैं इंडिया शाइनिंग है और एक तरफ हम देखते हैं भारत है ही नहीं। तो ये जो दो टर्म अभी आपने सुना मेरे से, इंडिया और भारत, ये पॉलिटिकली दो टर्म यूज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत। इकोनॉमिकली भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसके लिए दो शब्द यूज किए थे, कहा था इस देश के अंदर दो देश हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम की बात है। उन्होंने कहा इस देश के अंदर दो देश हैं, एक देश है इंडिया और एक देश है भारत। इंडिया रिप्रेजेंट्स द अर्बन एरिया, द रिच सेक्शन, जहां सब कुछ है, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अंबानी, अदानी, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा देश के विकास का फायदा उठाया, क्योंकि ये रेस में आगे चल रहे थे। तो जब आगे चल रहे थे, जब देश आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये दौड़ गए आगे और ये फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए। और जो लोग भारत में रह रहे थे, भारत मतलब कौन? जो गांव में रह रहे थे, जो कमजोर तबके के लोग थे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लिविंग इन विलेजेस स्पेशली, वो लोग इस दौड़ का या वो लोग इस विकास का फायदा नहीं उठा पाए। तो दिस इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर एक योजना चलती थी, भारत निर्माण। ये उनकी एक योजना थी, बहुत एम्बिशियस योजना थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, भारत निर्माण। तो टीवी में ऐड भी आता था, आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक टीवी पे ऐड भी आता था, हो रहा है भारत निर्माण।
तो भारत निर्माण का मतलब है ये जो गैप है इंडिया और भारत के बीच में, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे कम करना है। तब हम सही मायने में कहेंगे दैट वी आर हैविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब है कि भारत की इकोनॉमी में या भारत के डेवलपमेंट में वी मस्ट हैव ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब अगर दिल्ली से कोई योजना चली है तो वो विथ फुल हार्ट, पूरे तन मन धन से उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसके लिए वो योजना शुरू की गई है। तब हम उसके जीवन में चेंज ला सकते हैं, तब हम उसके जीवन को चेंज कर सकते हैं, और तब हम कहेंगे दैट नाउ इंडिया इज डेवलपिंग। वरना आप चिल्लाते रहिए कि भारत डेवलप कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी आज भी कहां रहती है, गांव में रहती है। समझ रहे हैं? 4-5 बड़े बड़े महानगरों में मॉल देख लिया आपने, समझ रहे, बड़े बड़े स्टेडियम देख लिया आपने, मेट्रो देख लिया आपने, तो आपने कहा हाँ इंडिया का तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बट दैट इज नॉट रियल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट तब होगा जब हम उस कमजोर व्यक्ति के जीवन में भी चेंज लाएंगे, बिकॉज दैट पर्सन इज अ नीडी पर्सन एंड दैट पर्सन रिक्वायर्स दैट थिंग। जो भाई देखिए, जो समाज का संभ्रांत आदमी है, एलीट क्लास का आदमी है, वो तो अपना डेवलपमेंट कर ही लेगा। अगर इस देश की व्यवस्था कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज को ना सुन पाए तो इतनी बड़ी व्यवस्था बनाने का क्या फायदा। ये व्यवस्था अंबानी और अदानी की आवाज सुनने के लिए नहीं है, ये व्यवस्था उस कमजोर व्यक्ति की आवाज सुनने के लिए है जिसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती, जो कमजोर है, जो महंगे से महंगा लॉयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है जो लॉयर नहीं रख सकता तो ये राज्य का काम होगा कि वो उसको लॉयर दे। जैसे महिलाएं, अब महिलाओं को माना जाता है वीकर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये समाज में सबसे पीछे खड़ी रहेंगी, इन्हें हमें पीछे से आगे लाना है क्योंकि आज ही आधी जनसंख्या है। इसीलिए आप देखेंगे जब महिलाओं का केस होता है, और महिलाएं कहां से लाएंगी लॉयर, उनके पास तो पैसा ही नहीं। तो मैंने फर्स्ट डे से आपको बताया है कि महिलाओं के पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कभी नहीं रहा। अब उनको लॉयर चाहिए, वकील चाहिए अपना केस लड़ने के लिए। मान लीजिए दहेज का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, किसी का भी केस है, तो आप देखेंगे जब लड़कियों का केस होता है तो राज्य लड़की का केस लड़ रहा होता है। आप समझ रहे हैं? उनको लॉयर राज्य देता है। तो अगर मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ गया तो लड़के का केस तो कोई वकील लड़ेगा जो वो पर्सनल अपना करेगा, लेकिन लड़की के लिए अब लड़की कहां से लाएगी लॉयर, क्योंकि मैके वालों ने उसको भगा दिया, कहा जाओ अपना केस खुद लड़ो, हम नहीं जानते तुम्हारा, ससुराल में उसका कोई है नहीं, अब वो कहां जाएगी लड़ने के लिए। तो राज्य कहता है अब हमको इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तो राज्य उस लड़की का केस लड़ता है, राज्य उसको वकील देगा। बात समझ गए? क्योंकि हमें उसको न्याय दिलाना है, क्योंकि उसकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पाती जहां तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर है। तो अगर हम उसके जीवन में परिवर्तन ले आए तब हम कहेंगे दैट वाकई में इंडिया इज हैविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है? तो जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, समझ रहे, मनरेगा योजना जिसका नाम अभी बदल के जी राम जी योजना कर दिया गया, वगैरह वगैरह, ये सारी योजनाएं बताइए अंबानी अदानी के लिए कि गरीबों के लिए? सब गरीबों के। क्यों? क्योंकि गरीब यहां बैठा हुआ है और अपर क्लास या जो टॉप मोस्ट एलीट क्लास है वो यहां बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स कि वी हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हमें रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे हम इस पर्सन तक वेलफेयरिज्म को पहुंचा सके। तब हम कहेंगे कि हाँ अब वाकई में भारत का डेवलपमेंट हो रहा है। बात समझ गए? इसीलिए हम लड़कियों को अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं। जैसे अगर लड़कियां सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का कोई फॉर्म भरे तो गवर्नमेंट उनसे कोई फीस नहीं लेती, समझ रहे, जिससे माँ बाप के ऊपर बर्डन ना पड़े। मान लीजिए कोई लड़की है वो केंद्र सरकार की एग्जाम के यूपीएससी कोई ले लेते हैं, या वो यूपीएससी का फॉर्म भरना चाहती है, और यूपीएससी का फॉर्म मान लेते 500 रुपए का है, अभी तो सस्ता ही है फिलहाल, लेकिन मान लेते 500 रुपए का है। अब वो पापा के पास गए, उसने कहा पापा हमको 500 रुपए दीजिए फॉर्म भरना, पापा कह रहे ही नहीं,
मतलब इस देश में गरीबी इस कदर भी है। आप मत सोचिए खाली गरीब का मतलब क्या उसका 500 रुपए नहीं होगा, उसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। इतनी गरीबी है, थोड़ा जाइए बाहर कभी गांव देहात में जाकर के देख के आइए, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इस देश में कितने कैसे लोग रहते हैं। अभी कल ही एक बैंक का मैं सुन रहा था न्यूज में, जिसमें 20,000 रुपए का कुछ इशू था, उसकी बहन की डेथ हो गई थी। बैंक ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम अपनी बहन की डेथ का प्रूफ लेके आओ, आज अखबार में भी आपको शायद मिल जाएगा। वो भाई अपनी बहन की डेड बॉडी को यहां पर रख करके बैंक लेके गया, समझ रहे? तो बैंक के नियम अलग हैं, लेकिन मानवता भी कुछ होती है। अब वो बेचारा ट्राइबल है, वो जनजाति है, और ट्राइबल्स में लिटरेसी रेट वैसे ही कम होती है, और ट्राइबल्स में लिटरेसी रेट कम होती है और महिलाओं में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो महिलाओं में बिल्कुल नहीं होगी, तो उस व्यक्ति तक अगर हम विकास नहीं पहुंचा पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फायदा क्या है? इस हद तक गरीबी है इस देश में। अभी ऐसा नहीं है कि हम सब अमेरिका हो गए और लंदन हो गए। 200 साल आप गुलाम रहे हैं और अंग्रेज आपको पूरी तरीके से लूट करके खोखला करके यहां से गए थे। आप समझ रहे हैं? धीरे 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 काम हुआ है उस पर, नो डाउट अबाउट दैट। तो कहने का मतलब ये है कि अब लड़की को फॉर्म भरना है, अब पापा ने मना कर दिया कि बेटा मेरे पास 500 रुपए नहीं है, और देखो भाई को भी भरना है एनडीएस सीडीएस का फॉर्म, मैं चाहता हूं वो भरे, तुम नहीं, क्योंकि उसी से आगे चलेगा सब कुछ और तुम तो चली जाओगी, वगैरह वगैरह जो भी समाज में रहता है। तो लड़की के मन को आपने मार दिया ना। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, अगर लड़कियों को फॉर्म भरना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, केंद्र सरकार की किसी एग्जाम का, हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? जस्ट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ। अभी क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 भी यही कहता है, संविधान का अनुच्छेद 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सरकार अगर चाहे तो समाज के ऐसे वर्ग के लिए स्पेशल प्रावधान बना सकती है जिनका सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन कम है। तो किनका सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन कम है? महिलाओं का। आप समझे? तो महिलाओं को आगे लाने के लिए, लड़कियों को आगे लाने के लिए अगर राज्य चाहे तो वो बिल्कुल इनको स्पेशल फैसिलिटीज दे सकता है, एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है कि जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बट मैंने शायद आपको एक ही पहली या दूसरी क्लास में बताया था कि जब हम कहते हैं इक्वालिटी का राइट, तो इक्वालिटी का मतलब यहां पर होता है इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। समझ रहे? इक्वालिटी विद इन अ ग्रुप, नॉट विद इन टू ग्रुप्स। एक समूह के अंदर इक्वालिटी होगी, लेकिन दो समूहों के बीच में इक्वालिटी नहीं होगी। तो एक समूह का मतलब मान लीजिए लड़कियां सारी, तो जितनी लड़कियां हैं उनके बीच में सारे नियम एक होंगे। आप समझ रहे हैं? नियम चेंज नहीं होंगे। लड़कियां एक ग्रुप मान लीजिए, लड़के एक ग्रुप मान लीजिए, ये दो ग्रुप हो गए, दोनों के बीच में भेदभाव हो सकता है, लेकिन लड़कों के ग्रुप में और लड़कियों के ग्रुप में भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 कहता है। तो आर्टिकल 16 साफ साफ कहता है कि राज्य अगर चाहे तो ऐसा काम कर सकते। तो ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ही। यहां तक बात समझ में कि इस देश के विकास की दौड़ में कोई पीछे न रह जाए, हमें सबको आगे लाना है और सबका विकास करना है। दैट्स इट। यहां तक बात समझ में? कोई डाउट किसी को? अब इस इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेश का। मैंने कल ही बताया था कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है चीजों को इंप्लीमेंट करने की? दैट इज करप्शन, भ्रष्टाचार। रग रग में भ्रष्टाचार है इस देश में। आदमी पता नहीं कितना पैसा खाना चाहता है, उसका पेटे नहीं भरता। आप समझ रहे? इतना पैसा आदमी खाना चाहता है, इतना पैसे से उसको प्रेम है। रेट पड़ती है, देखिए आप, कितने करोड़ करोड़ रुपए निकलते हैं किसी इंजीनियर के घर, किसी फलाने के घर, किसी उसके घर, जब रेट पड़ती है ईडी की, इनकम टैक्स की। तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पॉलिटिशियन तक सब भ्रष्ट है, सबके में, सब में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। अपने हिसाब से सब भ्रष्टाचार करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एसडीएम का आया था लड़की का, नई नई लड़की रिक्रूट हुई थी, उसका मॉक इंटरव्यू का वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ टीवी पर। वहां जब उससे पूछा गया बेटा भ्रष्टाचार करोगी,
तो उसने कहा नहीं, अरे क्या बात कर दी है आप, नैतिकता, एथिक्स, समझ रहे। और जैसे वो गद्दी पे बैठी 20,000 रुपया घूस लेते हुए पकड़ ली गई। बताइए, 20,000 रुपए पर उसका ईमान डोल गया। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है। और 20,000 रुपए के लिए उसने अपने सारी नैतिकता दांव पे लगा दिया। और नया नया करियर शुरू हुआ था, नया नया एसडीएम थी, आप समझ रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जब करप्शन रहेगा तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन चीजों का नहीं हो पाता। और ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार। अब इसको कैसे दूर करें? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काम जो करना शुरू किया वो ये कि सबसे पहले लोगों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ो। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है टू प्रोवाइड यू बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंकिंग फैसिलिटी कह लीजिए या फाइनेंशियल फैसिलिटीज कह लीजिए, हम आम नागरिक को बैंकिंग सुविधाएं देना चाहते हैं। तो अब बैंकिंग सुविधा कैसे दें? तो इसके लिए आपके पास बैंक में क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। आप देखिए, जब कोविड आया था, जब नोटबंदी हुई थी, तो सबसे ज्यादा लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया था। जब नोटबंदी हुई थी तो भी लोगों ने ट्रांजैक्शन डिजिटल करा, और जब कोविड आया था सब लोग घर में बैठे हुए थे, दुकानें सब बंद थी, तो सब लोग शॉपिंग कैसे कर रहे थे? ऑनलाइन। और आज ये है कि 99% लोग ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करते हैं। अब समझ, एक 5 रुपए की चाय भी पीने आदमी जाता है तो सबसे पहले ढूंढता है मेरा फोन कहाँ है। क्यों? क्योंकि कैश रखता नहीं है या मिनिमम कैश रखता है, सबसे पहले वो यूपीआई ढूंढता है। हैबिट इतनी हो गई है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा करो कि सबको पहले बैंक से जोड़ना शुरू करो, और खास तौर से महिलाओं को बैंक से जोड़ो। तो बैंक से जोड़ने के लिए एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और कहा गया इस योजना के तहत हम सबका अकाउंट ओपन कराएंगे। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि भारत में 40% से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं था, जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा थी। तो क्यों नहीं था बैंक में अकाउंट? तो उसके कई रीजंस मैंने आपको बताए थे। एक सबसे पहले ये कि हमारे देश में इलिटरेसी रेट बहुत थी, बैंकिंग सबको समझ में नहीं आती। आज आप जाइए बैंक में अकाउंट ओपन कराने, या बीमा कोई कराने, या इंश्योरेंस कोई कराने, या लोन ले लीजिए आप, जरा जानते हैं इतना मोटा खर्रा आपको पकड़ाएगा बैंक, ठीक? और पतला 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 उसमें एक पॉइंट, फिर उसका एक एनेक्सर, फिर एक क्लॉ, फिर एक क्लॉ, हजारों पॉइंट वहां लिखे रहेंगे। अब आपसे वो कहेगा इसको पढ़ो, और सब अंग्रेजी में होगा, आप समझ रहे हैं? और जरा पढ़ के समझ के आप मुझे बता दीजिए। तो क्लर्क खुद ही कहता है रहने दो, तुमको समझ में नहीं आएगा, ऐसा ही हमने टिक कर दिया, यहाँ साइन कर दो। तो आप खुद कहते हैं अच्छा बताओ यार साइन कहाँ करना है, समझ रहे हैं? तो आप वहां साइन कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी टिपिकल लैंग्वेज में लिखा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज ना समझ पाए, एक गांव का एक आदमी क्या समझेगा, जो बैंकिंग लैंग्वेज रहती है। तो इसलिए आप, क्योंकि आपके देश में लिटरेसी रेट बहुत थी, अनअवेयरनेस बहुत थी, तो आदमी बैंकिंग जाता नहीं था। तो बैंक एक तो दूर भी बहुत हुआ करते थे। तो गांव देहात में क्या था कि जब कोई लोन लेता था तो लोकल साहूकार और महाजन से लोन ले लिया जाता था। इसमें किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता था। मदर इंडिया मूवी याद रखिए, क्योंकि बैंक बहुत दूर है और किसान इलिटरेट है, तो उसने क्या किया, अरे छोड़ो हम बैंक से नहीं लोन लेंगे, बगल में जा रहे हैं साहूकार से लोन लेंगे। और साहूकार और महाजन ने उसको लोन दे दिया, अंगूठा साइन करा लिया, अंगूठे ऐसे प्लेन पेपर पे अंगूठा लगवा लिया। अब वहां से उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, ये भी एक समस्या थी। और बैंक दूर बहुत है, उनकी ब्रांचेस कम थी, ये भी एक समस्या थी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो सबसे पहला कदम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए उठाया गया, दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्योंकि बैंक वर लिमिटेड टू अर्बन एरियाज एंड बैंक वर कन्फाइंड टू बिग इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास। खाली लोन किसको मिलता था? शहरी लोगों को। और लोन किसको मिलता था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को। गांव देहात के आदमियों को लोन नहीं मिल पाता था। तो ये हुआ कि अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक प्राइवेट है। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती 1969 में ऑर्डिनेंस पास किया, अध्यादेश लेके आई, कानून नहीं, अध्यादेश लेके आई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अध्यादेश भी जारी होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ठीक है? तो भारत सरकार ने अध्यादेश जारी करवा दिया और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके खिलाफ भी मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया, आरसी कूपर केस। और आरसी कूपर केस में सुप्रीम कोर्ट में नेशनलाइजेशन को चैलेंज कर दिया गया, कहा गया कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है,
सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। क्लियर? तो नेशनलाइजेशन हुआ हमारे क्या पहला फेज। उसके बाद आप देखिए हमारे क्या आरआरबीज खुले, आपने शायद नाम सुना होगा, आरआरबीज का नाम सुना आपने, जिसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, गांव देहात में पाए जाते हैं आरआरबीज। मतलब जब आप बैंकिंग पढ़ेंगे आगे तो हम बताएंगे ये सारी चीजें। एक तो होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको खोलने के लिए आपके पास कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, पेड अप कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। आरआरबीज वगैरह छोटे अमाउंट में भी ओपन हो जाते हैं, भारत सरकार छोटे गांव कस्बे में जाके ओपन कर देती है आरआरबी। तो नेशनलाइजेशन किया गया, आरआरबी खोला गया, जिससे गांव का आदमी बैंक से जुड़ सके। समझ रहे? कोई जरूरी नहीं है कि वो शहरी आए, गांव तक बैंकों को पहुंचाया जाए जिससे आदमी का कनेक्शन बैंकिंग से हो। अब आप बैंक में देखिए, बैंक में आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसी में तो अपनी सेविंग रखेंगे। आप कहां सेविंग्स रखते हैं? जो हम लोग पैसा थोड़ा बहुत सेव करते हैं बैंक में रखते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं उसी सेविंग रखते हैं। अब आप देखिए इससे बैंक को भी फायदा है। अगर आदमी अकाउंट ओपन कराएगा, अपनी सेविंग रखेगा, तो बैंक में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी कि नहीं? पैसा, लिक्विडिटी मतलब तरलता, पैसा। अब बैंक में जब पैसे का फ्लो आएगा तो बैंक इसको मार्केट में लोन के फॉर्म में देगा कि नहीं देगा? जब वो लोन के फॉर्म में देगा तो उस पर इंटरेस्ट लेगा। बैंक इंटरेस्ट लेगा तभी तो आपको इंटरेस्ट देगा। बात समझ गए? तो जब बैंक लोन देता है तो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। आपने कार लोन लिया 10% ब्याज, लेकिन आप बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे आपको 2.5% ब्याज, तो आपको मिलेगा कम ब्याज, लेकिन बैंक लोन से ब्याज ज्यादा लेगा। तो बीच का जो मार्जिन है वो किसका हो गया? बैंक का हो गया। समझे? तो गवर्नमेंट ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की कि हम सबसे पहले जनता को बैंक से जोड़ें, इससे उसका भी फायदा है, बैंक का भी फायदा है। नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप जब बैंक से जुड़ेंगे तो आप डिजिटल की तरफ जाएंगे। तो हमने जब हमने नोटबंदी की 2016 में, तो इसीलिए हमने नोटबंदी की थी कि जिससे जो ये कैश का फ्लो है मार्केट में, इसे हम खत्म कर सके। क्योंकि 500 रुपए का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था भ्रष्टाचार में, ब्राइब वगैरह, घूस वगैरह देने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल। जितना हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट होगा उतना ही वो यूज होगा इन योर करप्शन। जैसे आपको किसी से 2 लाख रुपए उधार लेना है तो आप उसे क्या कहेंगे? एक एक का सिक्का लाओ। अगर वो एक एक का सिक्का आपको 2 लाख रुपए देगा तो 10 तो बोरी में लेके आएगा। जिसको नहीं भी पता चलना होगा उसको भी पता चल जाएगा कि तुम देखो उधार घूस ले रहे हो। तो आप उसे क्या कहेंगे कि भैया ऐसा है, एक एक हजार के नोट में लाना। तो एक एक हजार के नोट में 2 लाख देना इजी पड़ेगा कि एक एक रुपए के 2 लाख देना इजी पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात। इसीलिए 500, 1000 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था। इसलिए भारत सरकार ने कौन सा नोट बंद किया था? 500। 500 की डुप्लीकेसी बहुत हो रही थी हमारे देश में, जाली नोट बहुत आते थे क्रॉस बॉर्डर से, पाकिस्तान वगैरह से। तो सरकार ने 500, 1000 का नोट बंद किया। जब नोट बंद हुआ, गवर्नमेंट ने डिजिटल प्रमोट करना शुरू किया। तो भारत सरकार ने कहा डिजिटल इकोनॉमी हमें बनाना है, कैशलेस इकोनॉमी इसे कहते हैं। अब बताइए आप डिजिटल इकोनॉमी कैसे बनेगी? जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तभी तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। जब आप यूपीआई करते हैं तो आप अपने अकाउंट से तो पैसा कटवाते हैं या अकाउंट में तो पैसा लेते हैं। तो दिस मीन्स कि इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होगा। अभी मैं मानता हूं आपका नहीं होगा, पिताजी का होगा, पापा के अकाउंट से आपका अकाउंट जुड़ा होगा, या जो भी होगा कट्टा पापा के अकाउंट से होगा, क्योंकि अभी तो आप अर्निंग कर नहीं रहे। लेकिन आपका अगर अकाउंट हो गया है तो आपका उसमें पैसा है। अब आप गए, आपने कहीं शॉपिंग कर लिया तो आपके यूपीआई से आप ही के अकाउंट से तो पैसा जाएगा। तो इकोनॉमी हमारी डिजिटल ज्यादा मूव कर रही है। हम जितना ज्यादा डिजिटल मूव करेंगे करप्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई डिजिटल नहीं करता। भ्रष्टाचार कोई डिजिटल नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करप्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया, समझ रहे, या कैश बिल्कुल ही मार्केट से खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। करप्शन, कैश आज भी है, बट हम जितना डिजिटल की तरफ, टेक्नोलॉजी तरफ मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लीन इकोनॉमी को हम बनाएंगे। बट इन सब चीजों के लिए आपका बैंक में अकाउंट ओपन होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? अब आपका अगर बैंक में अकाउंट है तो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम अगर लॉन्च कर रही है, जैसे कैश दे रही है पैसा, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? आपके अकाउंट में आएंगी।
तो ये जो बीच का बिचौलिया होता है, मीडिएटर जो होते हैं, इन्हें गवर्नमेंट ने इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया। भारत सरकार वहां से इंटर का बटन दबाती है दिल्ली से, सबके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक, और इसी के लिए मोदी जी ने एक टर्म यूज किया जो मैंने कल बताया था, दैट इज जैम। तो जैम मीन्स जनधन, ए मीन्स आधार, एम मीन्स मोबाइल। क्लियर है? आपका अकाउंट आपका भाग्य विधाता, ये टैगलाइन भी है। आपका अकाउंट है, आपका मोबाइल नंबर है, उसमें आधार से लिंक्ड है, तो जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल गया कि मेरे पास पैसा आ गया। बात समझ गए? तो गवर्नमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज डिजिटल फॉर्म में देना चाहती है। क्लियर? इसी को हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, जिससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकते। यहां तक बताइए, बात समझ में आई? ई रुपया, हाँ हाँ, जैसे मैं बताऊं, जैसे बिटकॉइन नाम सुना है आपने? बिटकॉइंस का, ऐसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज चलती है मार्केट में, इंडिया में भी है, लेकिन हमारे देश में भारत सरकार ने अभी बिटकॉइन को लीगलाइज नहीं किया हुआ है। रीजन इज, बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो भी इसमें धोखा खा गए, क्योंकि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो अननोन होता है, ना आपको मेरे बारे में पता है ना मुझे आपके बारे में पता है, बट हम लोग बिटकॉइन में खेल रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड होता है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसका एल्गोरिदम जो होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्योंकि भारत में इलिटरेसी रेट ज्यादा है, मतलब यहाँ लोग, मैंने बताया ना, यहाँ लोग फाइनेंशियली अवेयर बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया कि इतना मोटा खर्रा बैंक दे देता है, कहाँ पढ़ पाते हैं, कहाँ समझ पाते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आज जमाना अब ई रुपए का है, डिजिटल करेंसी का है, क्योंकि हमको आगे चल के पेपर करेंसी खत्म करनी है। आने वाले दिनों में पेपर करेंसी नहीं चलेगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जारी की हुई है, हमारी खुद डिजिटल करेंसी है, जैसे बिटकॉइन वगैरह, लेकिन वो डिजिटल करेंसी अभी चाय पीने के लिए अलाउड नहीं है। अभी कुछ ही सेक्टर में आप डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें आपको अपना एक वॉलेट बनाना पड़ेगा। जैसे आप जब यूपीआई करते होंगे तो देखिए उसमें ऑप्शन आता है, उसमें एक वॉलेट ऑप्शन आता है, ठीक है, आप वॉलेट बना लीजिए। जैसे आपके पास वॉलेट है, उसमें पैसा रखते हैं ना, तो आप जो पर्स में पैसा रखते हैं वो कैसा पैसा है, वो पेपर करेंसी, पेपर रुपया है, पेपर का ही तो बनता है ना, कागज का ही बनता है रुपया। अब मान लीजिए आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा वॉलेट मेंटेन करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में, जिसमें उसमें करेंसी होगी, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में होगी, ठीक है, वो दिखेगी नहीं आपको कि आप 10 रुपए का नोट ऐसे किसी को दिखा पाएंगे, बट दैट विल बी इन योर वॉलेट कि 10,000 रुपया है। हाँ, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे डिजिटल की तरफ। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास वॉलेट है, वो उसमें आपके 10,000 रुपए है, आपको पता है, बैंक को पता है, आरबीआई को पता है। अब आप गए शॉपिंग करने, आपने 5,000 रुपए का सामान खरीदा, सामने वाले के पास भी वॉलेट है, उसमें भी डिजिटल है, क्योंकि ये ऐसा होगा आने वाले दिनों में सिस्टम। तो आप अपने वॉलेट से अपना डिजिटल पैसा उसके वॉलेट में ट्रांसफर 5,000 कर दीजिए, उसके में 5,000 रुपया डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा, आप में 5,000 रुपया डेबिट हो जाएगा। आपको मैसेज आएगा 5,000 डेबिटेड, उसको मैसेज आएगा 5,000 क्रेडिटेड, ठीक है। तो इसमें बैंकिंग जो गेटवे होता है, जैसे आपका कभी ट्रांजैक्शन आप करते, मान लीजिए पैसा फंस गया, आपने यूपीआई किया, उधर अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई दी, समझ रहे, कुछ हुआ, तो इसीलिए आप देखिए जो छोटे दुकानदार होते हैं वो डिजिटल लेन देन थोड़ा अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया कैश दे दो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन इजी होता है, 2 रुपए निकाला दे दिया। डिजिटल में क्या है, आप में तो दिख गया टिक, उधर वो टिक नहीं आ रहा है, तो उसकी सांसें अटक जाती हैं, हाय 10 रुपया, क्योंकि आप तो चाय पी के निकल लिए, अब वो कहां आपको पकड़ेगा, आप समझे, तो वो अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बैंक गेटवे होता है, तो आपका कभी ट्रांजैक्शन जब फंस जाए तो आप बैंक फोन करते हैं कि नहीं करते हैं, कि यार मैंने 1,00,000 रुपया ट्रांजैक्शन किया था, 10,000 ट्रांजैक्शन किया था, अभी शो नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, क्योंकि बैंक उसमें गेटवे होता है। गेटवे का मतलब वो आपको एक पैसेज दे रहा होता है, वन बैंक ऑन दिस साइड, अदर बैंक ऑन दिस साइड, तो आपके बैंक से पैसा कटेगा और रिसीवर के बैंक में पैसा जाएगा, बीच में ये
आरबीआई जो होता है ये फैसिलिटेटर बन जाता है। जब आप डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे तो उसमें कोई ऐसा गेटवे नहीं होगा, केवल आप होंगे और सामने वाली पार्टी होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको ऑथराइज कर रखा है तो आप होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा डिजिटल करेंसी है, जब G20 का सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसी के आसपास हमने लॉन्च किया था, तो हमने उसको डिस्प्ले भी किया था 5 रुपया 10 रुपया का डिजिटल। तो अभी क्या है, अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो सरकार ने इसको नॉर्मली यूज नहीं करने को भी अलाउ किया है, कुछ लेन देन के लिए अलाउ है। तो आने वाले दिनों में बिल्कुल आपको मिलेगा कि पेपर करेंसी जो हम लोग यूज करते खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, और गवर्नमेंट को इस पे कॉस्ट भी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, जब आप बैंक से जुड़ेंगे और जब आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करना आता होगा, खास तौर से महिलाओं को, गांव देहात की महिलाओं को ट्रांजैक्शन करना आता। बात समझे आप इस चीज को? आप समझिए, अभी हमारे ही घर में, आप मैं बता दूं, अभी हमारे पिताजी माताजी बहुत ज्यादा मोबाइल को लेकर के यूज टू नहीं है। आप समझ, हम खुद नहीं, हम कभी कभी फंस जाते हैं तो हम विनीत से या प्रतीक से पूछ लेते हैं। तो जब हम नहीं है तो पापा और मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं है, तो पापा तो बिल्कुल ही एटीएम नहीं चला पाते। एक दो बार हमने कोशिश की कि उनको सिखा दे, लेकिन वो नहीं चल कर पाते, समझ रहे? हाँ हाँ, वर्चुअल बैंक, तो ये डिजिटली जो जा रहा है, लेकिन इसके लिए तभी होगा जब सब लोग बैंकिंग से जुड़ेंगे। तो आप बैंकिंग से जुड़ेंगे, आप स्मार्ट बैंकिंग करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इकोनॉमी डिजिटल जाती है। वही गवर्नमेंट का मोटिव है, और वहीं से हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं। एक नहीं, बार्टर सिस्टम तो मैं आपको बताऊं, बार्टर सिस्टम तो मैंने भी बचपन में देखा हुआ है, जो कि मैं हड़प्पा काल का नहीं। गांव देहात में जब हम लोग जाते थे, तो आपको सच्ची बता रहा हूँ बात, शायद एक दो लोग आप में से जानते होंगे, क्योंकि कोई इसमें लंदन रिटर्न नहीं है। तो जब हम लोग गांव जाते थे तो भार होती थी वहां पर, जहां लैया और चना भूना जाता था। ठीक है, गांव देहात में मिलती है। तो हमको जो है, जैसे लैया, अब घर में लैया इस्तेमाल होनी है, तो मम्मी या पापा क्या करते थे, दो किलो हमको चावल दे दिया, ठीक है, धान चावल। अब हम उसको लेकर के जाते थे और उसको लइये में कन्वर्ट कराते थे। ठीक है, तो वो जो भार वाला या भार वाली होती थी, वो हमसे पैसा नहीं लेती थी, वो उसी से कुछ ले लेती थी, मतलब उसी चने से या लइया से ले लेती थी, या उसी से एक्सचेंज कर लेती। जैसे मान लीजिए आपको पैसा एक्स्ट्रा देना है उसको, या उसको देना है, तो क्या करती थी, उसी में से कुछ आर्टिकल्स निकाल के आपको, जैसे सत्तू दे देगी, चना दे देगी, तो बार्टर सिस्टम तो हमने भी देखा है। बट अब यह है कि अब हम लोग उतना ज्यादा इस समय बार्टर सिस्टम का अब तो बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल होता, कहीं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में किसी ट्राइब में कहीं हो जाए, क्योंकि ट्राइबल्स का भी अपना कल्चर होता है ना, तो उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना है हमको। ठीक है, ताकि उनके राइट टू प्राइवेसी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो, तो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए वो चल सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसको भी चेंज करेंगे। ये लेकिन ये तब होगा जब ट्राइबल्स में लिटरेसी रेट बढ़ेगी, वो अवेयर होंगे, जब वो अपने जंगलों को छोड़ के थोड़ा शहरों तरफ आएंगे। तो कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो बिल्कुल भी आना नहीं चाहते, जैसे अंडोमान निकोबार में है, समझ रहे, सेंटलीज, तो उनके साथ समस्या है, तो उनको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं कि ठीक है, कोई बात। ठीक है, यूपीआई कैशलेस, देखो यूपीआई में स्टिल यू आर ट्रांजैक्टिंग रुपी ओनली, दैट इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अभी हम चाय पीने जाएं, आज से नोटबंदी से पहले 2016 से पहले या कोविड से पहले, तो हम लोग क्या करते थे, रुपया निकालते थे ना, लो 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए हो गया। आज आप यूपीआई पे आ गए, तो आप क्या करते हैं, आप अपने अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में रुपया ही ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके अकाउंट 10 रुपया कटा, उसके अकाउंट में 10 रुपया जुड़ गया, यही है ना। ट्रांजैक्शन जो हो रहा है दैट इज स्टिल ऑफ रुपी, बट व्हेन यू आर इन डिजिटल फॉर्म,
ये जो रुपया वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है ये नहीं होगा। नहीं, अब इस पर आगे फिर देखना जाएगा क्योंकि अभी हाँ, हाँ, नहीं तो अभी दरअसल बात ये है, अभी इंटरनेशनल लेवल पर आईएमएफ वगैरह की तरफ से वर्ल्ड की इकोनॉमी में मतलब फुल ऑफ डिजिटल या फुल ऑफ डिजिटल करेंसी को प्रमोट नहीं किया जाता। हर देश अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है, जैसे जापान है, चाइना है, क्योंकि अब ये फैशन में है डिजिटल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट बेस्ड ऑन एनीथिंग, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी अनकंट्रोल्ड होती है। इसीलिए अगर आपके साथ फ्रॉड हो, जैसे अमिताभ बच्चन का बिटकॉइन उन्होंने पैसा लगाया तो उनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया, आपका पैसा डूब गया, या जिसका आपने शेयर खरीदा था उसने आपके साथ चीट कर दिया, सहारा, ठीक है, तो आपके पास एक रेगुलेटर है दैट इज सेबी। आप सहारा के खिलाफ जाकर के सेबी में शिकायत कर सकते हैं, आप थाने में शिकायत कर सकते हैं, आप जा सकते हैं क्योंकि एक रेगुलेटर है। बट अगर आपको बिटकॉइन में किसी ने चीट किया तो आप कहां जाएंगे शिकायत करने, क्योंकि आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो अनसीन है, आप उसको देख ही नहीं रहे। नहीं, गोइंग आफ्टर इसलिए क्योंकि वो बहुत प्रॉफिटेबल हो रहा था ये जो बिटकॉइन, हाँ, ये जो बिटकॉइन में लोग पैसा लगा रहे थे ना, ये क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा हो रही थी, और किसी चीज की एनीथिंग विच इज इन डिमांड, डिमांड ज्यादा है उसकी, तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है, जैसे डॉलर है। बिल्कुल, और इसका कोई भी गोल्ड या इसका कोई सिल्वर जैसा कोई बेस नहीं, जैसे रुपीज बेस्ड ऑन गोल्ड। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि इतने पढ़े लिखे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग, आप पढ़िएगा इसको जाकर के, उन्होंने बिटकॉइन में पैसा लगाया, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जैसे गोल्ड में पैसा लगाते हैं, जैसे डॉलर खरीद लेते हैं, ऐसे आप बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। बट अगर आपके साथ चीटिंग हुई तो आप कहां जाएंगे उसकी शिकायत लिखाने, थाने जाएंगे, थाने पुलिस कहेगा किसके किसके खिलाफ लिखे एफआईआर, बताओ किसके खिलाफ लिखे, क्या नाम था, अब आपको नाम ही नहीं पता। तो आप दरअसल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं अननोन पर्सन के साथ। बस ये है कि हाँ आपको पता है कि ये एक कंपनी है या ये एक पर्सन कोई है, हम इसके साथ ये खेल खेल रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, निकालना, शेयर खरीदना, शेयर बेचना। बट इन शेयर मार्केट ईच एंड एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड, समझ रहे हैं, डीमैट अकाउंट होता है, और शेयर बाजार में एक सेबी जैसी संस्था है जो रेगुलेट करती है। तो सहारा अगर आपको चीट कर रहे हैं तो आपने सहारा के खिलाफ शिकायत कर दी, बस। इसीलिए भारत सरकार ने इसको लीगलाइज इंडिया में नहीं किया। लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर सहारा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज नहीं किया बिटकॉइन को, बट क्योंकि ये बहुत फैशन में था, आज की जनरेशन की डिमांड थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और क्योंकि हम लोग डिजिटल की तरफ मूव भी कर रहे थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023 की बात है, अपनी खुद की इंडिजिनसली बिल्ड हमने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। लेकिन अभी आप उसको कॉमनली नहीं देखेंगे कि हम सबके, अच्छा फिर मैं बता रहा हूं वो दिखेगी ही नहीं। अभी मैं आपसे कहूँ लाओ 10 रुपए लाओ, आप निकाल के दिखा सकते हैं, हाँ ये 10 रुपए। मैं आपसे कहूँ 10 रुपए का डिजिटल करेंसी दिखाओ, आप नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ वो आपके अकाउंट में रहेगा, ये रुपया आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, यही रहेगा, डिनोमिनेशन तो यही चलेगा, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में मेंटेन रहेगा। और जब आप इसको डिजिटली ट्रांजैक्ट करेंगे तो फ्रॉम वन अकाउंट टू दी अनदर ये ट्रांजैक्शन होता रहेगा, आपके अकाउंट में जुड़ेगा, उसके अकाउंट में कटेगा, उसके अकाउंट में जुड़ेगा, आपके अकाउंट से कटेगा, और बैलेंस दिखेगा इतना है। बात समझ में आ गया आपको? आपको सैलरी भी डिजिटल मिलेगी। अभी आपको सैलरी क्या है, 1 लाख रुपया मिल रही है जैसे मान लीजिए, तो कैश में मिल जाती है या कंपनी यूपीआई कर देती है या डिजिटल ट्रांसफर कर देती है, आपके अकाउंट में आ जाता है। उस समय ये सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो कंपनी भी आपको सैलरी डिजिटल फॉर्म में देगी, सारा लेन देन डिजिटल फॉर्म में होने लग जाएगा। बट अभी उसमें बड़ा लंबा समय है, क्योंकि आम इंसान अभी उतना ज्यादा उसको लेकर के अवेयर